बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दिस लेक्चर अब हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। सो ये जो अभी हम लोग नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। और ये एक निस्बतन उससे थोड़ा सा शायद लंबा टॉपिक हो, और विल सी के हम जब डिस्क्रीट वर्ल्ड से कॉन्टीन्यूस वर्ल्ड के साइड पे जाते हैं तो क्या चेंजेस जो है ना उसके अंदर आती हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं रैंडम वेरिएबल की, वो एक फाइनाइट सेट होता है या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है। अगर किसी ने काउंटेबल इनफाइनाइट इनफाइनाइटली इनफाइनाइट अगर देखना हो तो there is a good YouTube video। अगर आप सर्च कर रहे हैं, आई रिमेंबर काउंटेबली इनफाइनाइट को सर्च कीजिएगा वूट्यूब पे, वूट्यूब। सो ये वूट्यूब एक चैनल है यूट्यूब का चैनल है यूट्यूब का। सो उसके ऊपर अगर आप सर्च करें लेट्स से काउंटेबली इनफाइनाइट को, तो उस वीडियो के ऊपर बड़ी अच्छी उसमें दैट गाय एक्सप्लेन्स इट रियली वेल। सो इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड तो वो वहाँ जाके, बिकॉज ये हमारे स्कोप से बाहर है इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करना। सो डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज़ जो हैं वो एक फाइनाइट सेट है या काउंटेबल सेट होता है, अगर आप इसको वैसे रखना चाहें। लेकिन अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंटायर इंटरवल है, जब हम इंटरवल की बात करते हैं एक सर्टन इंटरवल, लाइक ये इंटरवल ऐसे भी हो सकता है लाइक बिटवीन 2 and 3, ठीक है। सो अगर एक इंटरवल है बिटवीन द नंबर 2 and 3, तो 2 और 3 के दरमियान इफ़ इट इज़ अ रियल नंबर, तो there are infinitely many values between these two numbers। So अगर एक इंटरवल की हम बात करेंगे तो now you don't have any discrete values in it, you actually have continuous values in it, right? और उससे अगर हमने डील करना है तो we'll be talking about continuous random variable। So एक जो definition है रैंडम वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की, वो ये है कि हम एक रैंडम वेरिएबल को कॉन्टीन्यूस कहेंगे इफ़ इट इज़ मीटिंग दीज टू प्रॉपर कंडीशंस। दो कंडीशंस वो ये हैं कि पॉसिबल, इट कंप्राइजेज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ उसकी जो हैं वो कंप्राइज करती हैं आइदर अ सिंगल इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल ये अगर आप नंबर लाइन है, सो इसके ऊपर लेट्स से एक इंटरवल हो सकता है बिटवीन दिस एंड दिस, ये इट कैन बी अ सिंगल इंटरवल और इट कैन बी अ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स। दो डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, सॉरी, सो दो डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं। So an interval here and an interval say here, okay। So अगर इस तरह की पॉसिबल वैल्यूज़ हों तो फिर जो है आप उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और दूसरा ये है कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो हैं, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन नंबर और सिंगल यानी कि नंबर के ऊपर वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। ये हम अभी आगे देखेंगे मैथमेटिकली क्यों। यानी कि अगर हम एक सिंगल नंबर ले लें लाइक दिस नंबर, ओके, दिस नंबर कैन बी लेट्स से 2.147283, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है। सो इस पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी के एक्स की वैल्यू ये है इज़ ज़ीरो, ओके। सो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है आप आइडेंटिफाई कर लें उसकी किसी एक सर्टन इंटरवल के अंदर एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होगी? प्रोबेबिलिटी ये होगी
कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में से एक सब इंटरवल, लेट्स यूज सम अदर कलर, ओके, सो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे एक इंटरवल की यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी कभी भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की नहीं होगी, और उस पर्टिकुलर वैल्यू की नंबर, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने डिफाइन कर दी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू की क्या वैल्यू की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट वुड ऑलवेज बी ज़ीरो। ये बाय डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर। और इसकी जब आप आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम, अगर उस इंटरवल में हम सिंगल पॉइंट के ऊपर लेंगे तो दैट वुड बी ज़ीरो, पर वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें आपने देखने की, इसमें इंटरवल है या डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी के एक सिंगल वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है, कांस्टेंट कोई एक नंबर है, तो उसकी वैल्यू जो है वो दैट वुड ऑलवेज बी, प्रोबेबिलिटी वुड ऑलवेज बी ज़ीरो। ओके, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से हमारे पास ये एक लेक है, और हमारा जो रैंडम वेरिएबल है x, वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो इट इज़ द डेप्थ एट एनी रैंडमली चूजन लोकेशन इन द लेक। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस लेक में जाते हैं और हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम जो है उस जगह की डेप्थ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, हमने इस जगह की डेप्थ फाइंड आउट की, हमने इसे नोट डाउन कर लिया, हम उसके बाद मूव किया हमने किसी और जगह के ऊपर, वहाँ जाके हमने इस पॉइंट की डेप्थ ली, हमें ये मिल गई। वी मूव्ड फर्दर फॉरवर्ड और हमने इस जगह की डेप्थ ली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ थी, लेट्स से ये डेप्थ है। इसी तरह से लेट्स से हम लोग मूव करते गए और हमारे पास डिफरेंट डेप्थ्स जो हैं डिफरेंट जगह पे हमारे पास आ गए। ओके, सो और लेट्स से बिल्कुल कोने पर डेप्थ जो है वो ज़ीरो है, और मैक्सिमम डेप्थ जो है वो हमारे पास, चलें ज़ीरो भी फ़िलहाल आउट कर देते हैं इसको कि ज़ीरो डेप्थ नहीं है। हम कह देते हैं कि मिनिमम वैल्यू, लेट्स से ये मिनिमम वैल्यू है, एंड लेट्स से वी कॉल इट ए, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, और ये हमारे पास बी, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ए जो है हमारी मिन वैल्यू है और बी हमारी मैक्स वैल्यू है। ओके, सो ये जो वैल्यूज़ हमने की हैं, जो भी हम यहाँ पे चूज़ करते जा रहे हैं, सो हमारे पास जो इंटरवल है, तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x है वो it is between an interval a and b, जिसमें से a उस लेक की मिनिमम डेप्थ है और b उस लेक की मैक्सिमम डेप्थ है, और बाकी सब पॉइंट्स की डेप्थ जो है it would be falling anything between a and b। सही है, तो ये हमारा एक रैंडमली chosen point, तो ये हमारे continuous random variable की हमारे पास example हो गई। Okay, so it can be any value in between this interval। Okay, so ये तो एक general example हो गई। हम करते हैं move forward। आपके जहन में एक point लाजमी आया होगा इधर से कि अगर हम जब भी मूव करते हैं या जब भी मेजर करेंगे यहाँ पे हम लोग बिटवीन ए एंड बी जो भी हमने वैल्यूज़ मेजर की, अगर हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट है उसके अंदर कोई लिमिटेशन है, लाइक वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है, लेट्स से हम कोई भी चीज़ कोई भी स्पेसिफिक मीटर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से वी थ्रू अ लाइट लेज़र टाइप, लेट्स से लेक की फाइंड में तो ये चीज़ नहीं होगी, लेट्स से हम सोनार लेट्स से यूज़ कर रहे हैं और टू फाइंड आउट द डेप्थ, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि लेट्स से हमें टू एट बेस्ट जो है ना वो डेप्थ जो है ना 2 मीटर जो है ना हमें निकाल के देता है। सो अगर 2 मीटर निकाल के देखें तो
इन सेंस हमने तो जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेट्स से ए की वैल्यू थी 25 नॉट 25, तो लेट्स से ए की वैल्यू है वो 10 मीटर है, ये हमारे पास मिनिमम डेप्थ है, और लेट्स से मैक्सिमम डेप्थ जो है ना हमारे पास वो 30 मीटर आई है। और हम लोग चूँकि मीटर में कर सकते हैं तो ए और बी के दरमियान 10, 11, 12, 13 मे बी इस तरह से करके अप टू 30 मीटर आपके पास डेप्थ आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि द वे वी हैव मेजर्ड इट, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट वी हैव, तो इससे तो हमें एक्चुअली डिस्क्रिटाइज्ड या डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही मिली हैं। सो ये डेफिनेटली ये हमारी लिमिटेशन अक्सर होती है, मेजरिंग इक्विपमेंट की लिमिटेशंस होती है कि एज पर से तो इट कैन बी एनी वैल्यू, लेकिन द वे वी आर मेजरिंग इट तो शायद हम लोग उसको हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही मिल रही हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रिसाइज किस्म का अगर वो है इक्विपमेंट है, तो हो सकता है कि हम उसकी जो वैल्यूज़ ले सकें बिटवीन द इंटरवल लाइक 10 and 30, तो हम लोग को इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ भी हमें मिल सकें, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन उसकी बहुत ही ज़्यादा है। सो ये हमें अक्सर डिस्क्रीट वर्ल्ड के अंदर हमें ये प्रॉब्लम मेजरिंग के टर्म्स में प्रॉब्लम आती हैं, हाइट, वेट, टेम्परेचर्स और एग्जांपल्स इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स के अंदर। सो लेकिन हाउएवर अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूस मॉडल्स के अपने बेनिफिट्स हैं। रियल वर्ल्ड की अप्रॉक्सीमेशंस, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की अप्रॉक्सीमेशन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के ज़रिए बेहतर हो जाती है। मैथमेटिक्स भी इन सम सेंस रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। सो देयर आर बेनिफिट कि हम उसको फिर भी एज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी ही ट्रीट करें, और उसका फंक्शन लेट्स से अगर हमको डिफ़ाइन कर सकें, तो द थिंग्स मॉडलिंग के सेंस में जो है ना चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। विल सी इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी तो आपके पास आपको ये वाले बेनिफिट्स जो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो probability distributions of continuous random variables. So probability distributions जो होती हैं continuous random variables की, उसकी एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। वही एग्जांपल है कि मेजरमेंट ऑफ द लेक डेप्थ, जिसमें x जो है वो यानी रैंडमली चोजन पॉइंट है हमारे पास। सो इसमें जो सबसे पहली ये जो फिगर ए जो यहाँ पे दी गई है, दिस फिगर, ओके, सो द वे इस फिगर को बनाया गया है, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बात की थी कि हमने हमारे पास इक्विपमेंट ऐसा था कि हमने उसको मेजर किया या हमने उसको डिस्क्रिटाइज़ कर लिया, हमें मेजरमेंट जैसे भी हुई थी हमने उसको डिस्क्रिटाइज़ कर लिया टू द नियरेस्ट मीटर, हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया टू द नियरेस्ट मीटर, जैसे जैसे हम उसको फाइंड आउट करते रहेंगे। और उस केस में हमारे पास लेट्स से पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास लेट्स से आती हैं ऑफ एक्स 0 एंड एम इसके अंदर मैक्सिमम डेप्थ है जो हमने डिफ़ाइन की है, और 0 जो है वो लेट्स से मिनिमम डेप्थ है। इफ दैट इज़ द केस, और अगर हम उसको जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं 0 और m के दरमियान, लेट्स से m की कोई भी वैल्यू है और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू m जो भी वैल्यूज़ हैं उन के हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। और हिस्टोग्राम हम एक स्पेसिफ़िक तरीके से बनाते हैं। आपने देखा होगा, आपको याद होगा जब हमने विजुअलाइजेशंस का चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक हिस्टोग्राम बनाई थी जिसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे यहाँ पे फिर उसके काउंट्स आते थे, या लेट्स से यहाँ पे आता था ये 150 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 150 फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर हाइट की, जो भी सॉरी इस पर्टिकुलर वैल्यू की जो भी यहाँ पे वैल्यू है, लेट्स से ये कोई भी वैल्यू है, लेट्स से 20, ये अगर 20 है तो 20 मीटर्स है अगर लेट्स से, 20 मीटर्स की 150 वैल्यूज़ आपने जो है फाइंड आउट की। दिस इज़ हाउ यू मेड द हिस्टोग्राम। हाउएवर अगर हम इस हिस्टोग्राम को एक डिफरेंट तरीके से बनाएं, जो एक और हमने हिस्टोग्राम डिफ़ाइन की थी, हिस्टोग्राम के अंदर हमने इसको डेंसिटी प्लॉट कहा था। तो वो डेंसिटी प्लॉट इस तरह से बनता है कि अगर ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, सॉरी ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल है,
इसका जो एरिया है वो एरिया बेसिकली proportion है ये this area is showing the proportion of the lake जिसके अंदर आपकी जो डेप्थ है वो 20 मीटर्स है. ओके, सो दिस इज proportion of the lake, let's say this whole area is showing the proportion of the lake. Let's say जो 20 मीटर की डेप्थ है, लेट्स से वो 35% ऑफ लेक के अंदर है. तो ये एरिया जो है ये लेट्स से अगर इसके मतलब है ये एरिया जो है ये 0.35 होगा. दिस एरिया वुड बी 0.35. तो दिस हाइट वुड बी लेट्स से 0.35 डिवाइड बाय 20 करके जो भी निकलता है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस एरिया वुड, सो ये जो हाइट है लेट्स से जो डेप्थ है सॉरी, तो ये डेप्थ जो है ये लेट्स से अगर है हम इसे कहते हैं ये 21 है लेट्स से. ओके, सो 21 जो है ये इसकी रेक्टेंगल की जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ लेक में डेप्थ जो है वो 21 है. सो लेट्स से ये है 0.45, ये 45% ऑफ लेक जो है वो. सो इस तरह से जो टोटल जो हमारे पास जितनी डेप्थ होंगी, वही बात है 100% ही टोटल डेप्थ ये टोटल हो सकती हैं. सो जो कंप्लीट जो एरिया होगा अंडर दिस ये जो रेक्टेंगल्स जितनी बनी है दैट वुड बी 1. ओके, दैट वुड बी 1 बिकॉज हमने प्रोपोर्शंस हैं. तो एरिया अंडर दीज रेक्टेंगल्स जो भी हैं दैट वुड बी 1. ऑलराइट, सो दिस इज़ द केस जो कि हमने जहाँ पे हमने डिस्क्रिटाइज किया टू द नियरेस्ट मीटर. अगर हम उसको ज़्यादा फाइन डिस्क्रिटाइज कर देंगे टू अ नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो अगेन इसमें हमारे पास ज़रा बेहतर ज़रा और फाइन ट्यून्ड जो है हमारे पास जो है रेक्टेंगल्स बन जाएंगे. लेकिन मोर और लेस अगर ये भी उसी तरीके से हर रेक्टेंगल उसी तरह से प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो एरिया अंडर विद इन दीज रेक्टेंगल वुड अगेन बी 1. ओके, एरिया वुड बी 1. इसी तरह से हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते रहें तो हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस किस्म का जो है ना हमारे पास एक कर्व जो है वो बन जाएगा. लेकिन इसके अंदर भी एरिया अंडर द कर्व वुड बी 1. ठीक है, सो ये जो चीज़ है जो चीज़ ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है इस तरह से. सो ये हमारे पास सारे के सारे एरिया अंडर द कर्व अंडर दिस कर्व ये जो हमारे पास 1 आएगा. और ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि लेट्स से ये अंडर द कर्व 1. और अगर हम इसमें कोई एक सर्टेन इंटरवल ले लें लेट्स से between this point A, within A is less than M and this is point B. A is also less than B, और B और A जो है within M है, A and B are basically less than M. तो ये जो area under the curve, ये जो curve है यहाँ पे between the interval between the values A and B जो है ये प्रोपोर्शन होगा ऑफ द लेक जिसकी जो डेप्थ है बिटवीन बी एंड ए है, बिटवीन द इंटरवल बी एंड ए है. या फिर इसको हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डेप्थ एट अ रैंडमली चूजन पॉइंट between A and B. ठीक है, सो ये जो है ये बेसिकली ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है ऑफ अ रैंडमली चूजन पॉइंट, डेप्थ ऑफ अ रैंडमली चूजन पॉइंट बिटवीन द डेप्थ्स A and B. ठीक है, सो ये
this is how you define the probability distribution for a continuous random variable. तो total probability है under the curve वो 1 ही है. Okay. Right. So जो total probability है इस curve के नीचे, जैसे मैंने पहले बताया था, it is area under the curve 1 ही है, और total probability आपके पास होती भी 1 ही है. और probability between a certain interval जो है वो it is basically area under the curve between these 2 points. Okay, so that's how you define the probability or distributions of continuous random variables. और इसकी formal definition ये है कि let x be a continuous random variable, then the probability distribution or probability density function, probability distribution or probability density, sorry, ये probability distribution function जैसे आप probability density function लिख सकते हैं, ये हमने density function. Okay, so probability density function जो है it is given by is a function f of x such that for any two numbers a and b with a less than and equal to b, जो probability है it is given by the area under the curve. So this is जो mathematics background वाले हैं और बाकी लोग भी most likely अगर आपने calculus का आपको याद हो तो probability between a and b, between points a and b is given by the area under the curve between under the function between these 2 points a and b. All right, so this is how you define the probability density function. और ये f of x क्या है? ये f of x basically ये है. This is your complete f of x, right? और जो probability है between any 2 points on an interval would be given by integrating f of x, definite integrals का लेंगे between those 2 points. इसमें 2 conditions हैं कि f of x जो है वो strictly एक positive उसका जो है ना वो function होगा, यानी कि f of x की कोई भी value जो भी आपका function होगा जिससे आप इसको define कर रहे हैं, इसकी कोई value negative नहीं हो सकती है. It has to be strictly a positive for all values of x. ये सारी x की values हैं, तो तमाम values of x में ये नहीं हो सकता कि ये कहीं पे negative side पे चल जाएगा. This is not possible. और दूसरी condition ये है कि f of x की value जो है from negative infinity to positive infinity, जहाँ जहाँ पे वो चीज़ defined है वो सारी चीज़ जो है ना वो उसके नीचे जो total area under the curve है it should be equal to 1. ठीक है, so जहाँ जहाँ पे हम area under the curve ले रहे हैं so that should be under the entire graph of f of x जो है वो it should be 1. छोटी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से हमारा एक probability distribution function है f of x, probability density function generally word यूज़ किया जाता है. ये define किया गया है by this equation f of x is equal to, sorry, it should be 0.15 e raised to power minus 0.15 x minus 0.5 whenever x is greater than or equal to 0.5. So ये function कुछ इस तरह से बनता है कि x की values जो हैं वो हम लोग define कर रहे हैं from 0.5 and above, यानी कि up to infinity जो है जाएगा, और f of x की values जो हैं वो first value जो है x की वो 0.5 से शुरू होगी, तो it would be somewhere here 0.15 आएगी पहली वैल्यू f of x की, और फिर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह जाके अप टू इन्फिनिटी जो है वो चला जाएगा. सो बेसिकली हमने देखना ये है कि क्या ये एक लेजिटिमेट PDF probability density function है. PDF stands for probability density function. So is this a legitimate PDF
तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस जो है वो देखनी पड़ती हैं। दो कंडीशंस, पहली कंडीशन जो है वो ये कहती है कि f of x should be greater than and equal to 0 for all values under consideration. So f of x 0.5 अगर हम लें 0.5, तो बिकॉज पहली वैल्यू 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और वैल्यू 0.15 आ जाएगी। सो ये सारे का सारा 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 0.05 इट इज़ पॉजिटिव। और अगर इन्फिनिटी हम इसको कर लें इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जाके बेसिकली e रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा और 0 टाइम्स 0.15 ये भी जाएगा 0, यानी एट इन्फिनिटी जो है ये 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब है f of x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। f of x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। दिस इज़ गुड। दूसरी कंडीशन ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x शुड बी इक्वल टू 1, ये दूसरी कंडीशन है। सो अब ये हमारा जो फंक्शन है डिफाइन हुआ है ऑन फ्रॉम बिटवीन 0.5 एंड टू इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 टू इन्फिनिटी 0.15 e raised to power minus 0.15 x minus 0.5 dx। okay, so इस का जो आंसर है इट शुड बी 1। सो ताकि आपकी दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। सो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें 0.5 टू इन्फिनिटी sorry 0.15 और e raised to power minus 0.15x minus plus 0.075 dx। so 0.15 के साथ e raised to power 0.075 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा 0.75 या कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पे रह जाएगा 0.5 टू इन्फिनिटी e raised to power minus 0.15x dx। ओके, सो हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना। ये इंटीग्रल हमने इवेलुएट करना तो हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। लेट्स u इज इक्वल टू 0.15 x, तो du आपके पास आ जाता है 0.15 dx। सो dx जो है हमारे पास आ जाएगा du डिवाइडेड बाय 0.15। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाता है, अगर u की वैल्यू x अगर 0.5 है तो u जो है बन जाएगा 0.075, राइट। सो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद 0.075 टू इन्फिनिटी e raised to power minus u du divided by 0.15। okay, so this would become 1 over 0.15 0.075 to infinity e raised to power minus u du। further e raised to power minus u का नेगेटिव e raised to power में से करेंगे तो ये हो जाएगा minus 1.15 e raised to power
minus u 0.075 to infinity. इसको मैं ऊपर यहाँ पे कर लिख रहा हूँ. So it will come to minus 0.15 or e raised to power minus infinity minus e raised to power minus 0.075. तो ये हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल जो आ गया minus 1, ये this will be 0, minus minus plus, so it will be plus e raised to power minus 0.075 divided by 0.15. Okay, so ये हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया और इंटीग्रल की ये वैल्यू आ गई, तो उसके साथ ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अल्टीमेटली जो हमारा पूरा उसकी वैल्यू है वो बनती है 0.15. यहाँ से हम देखें इसको, बेसिकली यहाँ पे मैंने सिर्फ इस इंटीग्रल को लिया था और ये वाली वैल्यूज़ बाहर थी इंटीग्रल से बाहर. सो मैं सिंपली उन वैल्यूज़ को बाहर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो आई विल बी डूइंग दिस थिंग हियर. ये आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो यहाँ पे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो इट वाज 0.15 e raised to power 0.075 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टाइम्स e raised to power minus 0.075 डिवाइड बाय 0.15. सो ये कैंसिल हो जाता है और e raised to power 0 बन जाता है, which is equal to 1. ओके, सो जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो भी इसके ऊपर सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया. और सेकंड कंडीशन में हमने ये करना था कि उसको ये दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन और ये हमारी सेकंड कंडीशन थी कि हमने प्रूव करना था minus infinity to infinity f of x should be equal to 1. Okay, so ये भी हमारा प्रूफ हो गया. So it means कि ये हमारी एक legitimate PDF है. So अब हमारे पास बेसिकली हमने डिस्कशन कर ली है एक PDF के बारे में. भी हम लोग इसके बाद बात करेंगे CDFs नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. CDFs, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ वगैरह और कैसे हम लोग उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ टाइप्स के कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की, जिस तरह से हमने डिस्क्रीट में बर्नूली और वो बाइनोमियल वगैरह देखते हैं. इसी तरह से इसमें हम यूनिफॉर्म और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस या इस टाइप की और डिस्ट्रीब्यूशंस जो मॉडल हैं हमारे पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू वेरी मच.